हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपके आईडीटी के पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कस्टम्स के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ केस लॉज, बहुत सारे केस लॉज है एंड समवेयर और अदर एंड में जाके आप सारे नहीं कर पाते हो या फिर रिवीजन सारी नहीं हो पाती है। सो एट द एंड वी हैव टू हैंड पिक सर्टेन वंस। इस वीडियो के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर आई हैव कंपाइल्ड 17 केस लॉज, 17 केस लॉज जो कि आपको करके जाने चाहिए और ये पेपर में पूछे गए। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है डिसाइड एज पर और आंसर एज पर द डिसाइडेड केस लॉ और सपोर्ट योर आंसर विद द डिसाइडेड केस लॉ। तो ये क्या 2 नंबर केस लॉ का होता है। तो आई वांट कि आपके वो नंबर नहीं खोने चाहिए। किसी को अगर लगता है कि सर हमसे 17 भी अभी नहीं ले हो पाएंगे, हमारा दिमाग में अभी इतनी सारी 17 चीजें नहीं डाल सकते, तो आउट ऑफ 17 मैंने इसके अंदर जो रेड स्टार बना है, ऐसे 5 केस लॉज है, वो तो किसी भी हालत में आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्विकली स्टार्ट करते आ जाओ। फर्स्ट, गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूआई मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, सीसी मतलब कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। अब इसके अंदर क्या हुआ था, टेक्निकली जो हमारा इंडिया का डेफिनेशन स्टार्ट होता है इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में इन द कस्टम्स एक्ट, नॉट जीएसटी एक्ट, दैट इज अवर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। जीएसटी के अंदर हम 200 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होता है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में होता है। ठीक है, तो अगर टेक्निकली किसी ने वो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर दिया एज पर लॉ, टेक्निकली दैट इज एन इंपोर्ट। बट इमेजिन वन थिंग, अगर एक शिप आ रही है, गलती से वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गई और उसके बाद दोबारा बाहर चली गई, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये तो सर इंपोर्ट हो गया। इज इट प्रैक्टिकली फिजिबल? आंसर इज नो। उसकी वजह से एक केस लॉ आया था, क्विकली रीड करते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल कमेंस व्हेन द क्रॉस टीडब्ल्यूआई एग्रीड, लेकिन it will continue and it is completed when they become a part of the mass of goods within the country। जब तक वो इंडियन लैंड मास पे नहीं आएंगे और जब तक उसका बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन नहीं फाइल होता, तब तक आप इसको इंपोर्ट नहीं मान सकते। सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट मींस क्या होने पे इंडियन गवर्नमेंट ड्यूटी मांग सकती है? जब गुड्स इंडिया में रीच हो जाएंगे और बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन का फाइल हो जाएगा, ना कि वेयर हाउसिंग का। नेक्स्ट, किरण स्पिनिंग मिल, दिस इज वन ऑफ द रेड। अब रेड जरा आप खुद ध्यान दे देना, ठीक है। Kiran spinning mills versus collector of customs, CC. Warehouse goods means customs barriers would be crossed. In case of warehouse goods, custom barriers would be crossed when they are sought to be taken out of customs and brought to the mass of goods in the country. अगर मैंने गुड्स को इंपोर्ट करके वेयरहाउस में डाल दिया तो अभी भी टैक्सेबल इवेंट हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन नहीं फाइल हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम उस दिन का बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का रेट लेते हैं, दैट वी हैव कवर्ड इन आवर बेसिक पॉइंट्स ऑल्सो। भारत सर्फाकैंड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ था, देखो, एक शिप आई बॉम्बे में, उसको पोर्ट क्या पे उतारना था माल, वहां पे जगह नहीं थी, पोर्ट में ओवरलोडिंग हो रखी थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, पोर्ट चला गया शिप चली गई कराची। उसके बाद 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद वो बॉम्बे में वापस आई और उस दिन फिर उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। अब हुआ क्या, इस बीच में इन द मैटर ऑफ द 10-15 डेज द रेट ऑफ ड्यूटी वाज इंक्रीज्ड। शिप वालों ने बोला कि भैया हम तो पुराना वाला रेट देंगे क्योंकि हम तो बॉम्बे आके गए। ड्यूटी पोर्ट वालों ने क्या बोला, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि भैया तुम बॉम्बे आए थे लेकिन तुम्हें जगह तो मिली नहीं थी, बिल ऑफ एंट्री तो फाइल हुआ नहीं था, डॉक्यूमेंट्स तो फाइल हुए नहीं थे, तुम कराची गए उसके बाद वापस आए, तो जब वापस आके फाइल करोगे उस दिन का रेट लेंगे, और उस दिन रेट बढ़ गया था, तो किसकी बात सही मानी जाएगी सर? ऑब्वियस सी बात है, डिपार्टमेंट की। सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन वुड बी डन ऑन द डेट ऑफ फाइनल एंट्री ऑफ शिप। फाइनल एंट्री ऑफ शिप मतलब जब वो कराची से वापस आई और उसको एक्चुअल में जगह मिली। नेक्स्ट, राजकुमार निटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। डेट ऑफ इंपोर्ट इज रेलिवेंट, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट डेट। मैं अगर किसी एक्सपोर्टर के साथ, आई एम द इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इज आउटसाइड इंडिया, वी मे कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनी डेट व्हाटसोएवर। इंपोर्ट कब होता है और बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होता है, दैट इज द डेट रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स रेट ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट, समर टिम्बर कॉर्पोरेशन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। रेट ऑफ ड्यूटी पेबल। अब इसमें देखो हुआ क्या था, बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, उसमें कुछ गलतियां थी, ठीक करके दोबारा फाइल करा गया, बीच में 4 दिन का गैप आ गया, तो किस दिन का रेट लेना है? जिस दिन ओरिजिनल फाइल हुआ था। ठीक है, बाद में जाकर अगर वो कम हो गई ज्यादा हो गई फर्क नहीं पड़ता। सो द रेट ऑफ ड्यूटी पेबल शैल बी एज पर द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, नॉट द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आफ्टर करेक्शन। दोबारा फाइल किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कमिश्नर ऑफ कस्टम वर्सेस डेंसो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलर बात स्क्वेयरली कवर करी गई थी इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अहमदाबाद वर्सेस एसआर स्टील लिमिटेड। सर क्या हम केस लॉ में सिर्फ वो वाला पार्टी का नाम लिख सकते हैं? देखो, लिखोगे तब भी कोई ऐसा नहीं होगा कि वो गलत हो जाएगा, केस लॉ आप सही रेफर कर रहे हो, बट हो सकता है तो आप पूरा लिखो। दैट इज द वे वी राइट, राइट? दिस इज द पिटिशनर, दिस इज द रिस्पोंडेंट, तो उसको प्रॉपर लिखने का तरीका रहता है। आप इसको पहले उसको बाद में या फिर सिर्फ ये नाम लिखोगे तो थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो जाएगा, बट ट्राई कि आप उसको इसी तरीके से कोट कर पाओ। इस केस में क्या हुआ सुनो, इंडियन जो कंपनी है किर्लोस्कर, दे आर वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट,
तो इन्होंने जो अमाउंट पे किया था वो पे किया था टेक्निकल नोहाउ के लिए। टेक्निकल नोहाउ मतलब कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। क्या थी वो इंफॉर्मेशन वाज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। नाउ ऑब्वियसली द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द प्लांट इज सेटअप इन इंडिया, ठीक है। तो वो जो टेक्निकल नोहाउ के लिए पेमेंट करा गया था, डिपार्टमेंट ने बोला कि वो भी असेसेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा जो अपने ओरिजिनल गुड्स इंपोर्ट किए थे। असेसी ने क्या बोला कि अरे ये जो हम पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर सेल फॉर इंपोर्टेड गुड्स, एंड वी आर पेइंग दिस अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स दैट वी आर गोइंग टू सेट अप इन फ्यूचर, और वो हम इंडिया में प्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके टेक्निकल नोहाउ के लिए हम कस्टम ड्यूटी क्यों पे करेंगे? इंपोर्टेड गुड्स का पार्ट थोड़ी ना है। अभी मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, उसकी वैल्यू पे आप ले लो इंपोर्ट ड्यूटी। टेक्निकल नोहाउ जिसके बिहाफ पे, जिसकी यूज करके मैं बाद में गुड्स प्रोड्यूस करने वाला हूं, उसका तुम कैसे अभी इंपोर्ट ड्यूटी ले सकते हो? वो का असेसेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। सो दैट इज करेक्ट। डिपार्टमेंट ने भी यही बोला, मतलब कोर्ट ने भी यही बोला कि डिपार्टमेंट की इसके अंदर गलती है। देखो, Kirloskar paid for technical know-how. The technical information which was to be provided by the Japanese company, which is the outside company, to the respondent. A respondent मतलब हमारा assessee. It was for manufacture of contract products by the company after setting up of plant. The cost is incurred after importation. Importation होने के बाद मैं उसको इंडिया में प्रोड्यूस करने वाला हूं, उसके लिए मैंने कोई अलग से पेमेंट करी है, so it cannot be loaded in the assessable value of import goods. नेक्स्ट, गिरा एंटरप्राइजेस, इसको जरा मार्क करना, ये आ सकता है, ये सेकंड स्टार है मेरा। कुछ गुड्स मैंने मंगवाए, डिपार्टमेंट ने बोला कि आपने अंडर वैल्यूएशन किया है। मैंने बोला किस बेसिस पे कह रहे हो? डिपार्टमेंट ने बोला हमारे पास कुछ कंप्यूटर के प्रिंटआउट्स है। मैंने बोला भैया प्रिंटआउट्स दिखा तो दो मेरे को। ओ भाई साहब मेरे को प्रिंटआउट दिखा तो दो, मैं प्रिंटआउट में देखूंगा आप क्या प्राइस बोल रहे हो, आपका क्या एविडेंस है, उसके ऊपर मैं अपना बात रखूंगा। यू विल गिव मी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। डिपार्टमेंट ने बोला नो। डिपार्टमेंट ने बोला हम आपको एविडेंस नहीं देंगे, कंप्यूटर प्रिंटआउट नहीं देंगे, और उसके बिना ही हमने, डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, मेरी वैल्यू ऊपर कर दी। मेरी वैल्यू ऊपर क्यों करी? डिपार्टमेंट कहती है तुम अंडर वैल्यू कर रहे हो, और तुम्हारे कंपेयर कुछ और गुड्स जो इंडिया में आए थे वो तो बड़े हायर प्राइस पे आए, सो व्हाई आर यू अंडर वैल्यूइंग? बट इट डिड नॉट गिव मी एनी कंप्यूटर प्रिंटआउट्स। ट्रिब्यूनल ने बोला और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म किया कि डिपार्टमेंट ने गलत किया। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कंप्यूटर प्रिंटआउट है, अगर है भी तो आपको देना तो चाहिए था एसएससी को। यू हैव टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नाम की भी तो चीज होती है। तो इस वजह से गिरा एंटरप्राइजेस की बात जो है वो अफर्म करी गई थी, और एंड द पोजीशन एंड द जजमेंट वाज इन द फेवर ऑफ द एसएससी, ठीक है। सो वैल्यूएशन कैन नॉट बी एनहांस्ड बाय द डिपार्टमेंट बिकॉज उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। कमीशन ऑफ कस्टम्स वर्सेस इंडो रबर एंड प्लास्टिक वर्क्स। अब इसके अंदर क्या हुआ था सुनो, मैंने कुछ गुड्स यहाँ पे इंडिया में मंगवाए, ये मेरा एसएससी है, इसने कुछ गुड्स इंडिया में मंगवाए। उन गुड्स को बेचने के लिए देयर वर सर्टेन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, प्रमोशन एक्सपेंसेस टू प्रमोट द ब्रांडेड स्पोर्ट्स गुड्स इन इंडिया। डिपार्टमेंट ने बोला कि ये जो आप खर्चा कर रहे हो ना, ये आपके असेसेबल वैल्यू का पार्ट होना चाहिए बिकॉज ये कंडीशन फॉर सेल है। तो रूल 10(1)(e जो इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स में पढ़ते हैं, उसके हिसाब से पार्ट होना चाहिए। एसएससी क्या कह रहा है? एसएससी ने क्या बोला कि भैया ये जो मैं खर्चा कर रहा हूं ना, ये मैं अपने ओन अकाउंट पे कर रहा हूं, ये एग्रीमेंट में कहीं लिखा नहीं हुआ है। प्लस आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड कि मुझे 10,000 स्पेंड करना है या 1 लाख स्पेंड करना है, तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं अपने मन मर्जी से स्पेंड कर रहा हूं, तो असेसेबल वैल्यू का पार्ट क्यों बनेगा? इट इज नॉट अ कंडीशन फॉर सेल। आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू स्पेंड अ फिक्स्ड अमाउंट। आई एम नॉट इवन ऑब्लिगेटेड टू रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि कितना खर्चा किया, क्या किया। तो फिर ये कंडीशन ऑफ सेल कैसे हुआ? समझ आ रही है बात? तो रूल हुआ फेवर में ऑफ द एसएससी कि दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर सेल। तो जरा रीड कर लो। डिपार्टमेंट एलिज दैट सच, ये मैंने बता दिया। हेल्ड क्या क्या हुआ था? नो फिक्स्ड अमाउंट वाज टू बी इनकर्ड। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, एक्सपोर्टर ने कुछ नहीं बोला कि इतना स्पेंड करो हर महीने, नो, ये अपने मन मर्जी से कर रहा है। He was not obligated as per agreement and hence not a condition for sale। जो चीज एग्रीमेंट में नहीं है, सेल एग्रीमेंट में जिसमें मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, तो फिर भैया वो कंडीशन फॉर सेल कैसे हुआ? नेक्स्ट, इट वॉज अ क्लियर कट केस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी इनकर्ड बाय एसएससी ऑन ओन अकाउंट नॉट टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन। ये पोस्ट इंपोर्ट है, इंपोर्ट होने के बाद में खर्च कर रहा हूं, वो भी अपने मन मर्जी से। एंड ऑल्सो एसएससी वॉज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव एनी अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर कंडीशन फॉर सेल होता तो मुझे उसको बताना पड़ता कि इतना इतना खर्चा हुआ है, मैंने कोई खर्चा नहीं उसको दिखाया, कोई अकाउंट नहीं दिखाया, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया, अनलेस इनकर्ड एट इंस्टेंस ऑफ एक्सपोर्टर अंडर स्टिपुलेशन ऑफ रिइंबर्समेंट। अगर वो मुझे कुछ रिइंबर्स करने वाला है तो मैं उसको अकाउंट दिखाऊंगा, वरना उसके बिना मैं उसको कोई बिल वगैरह नहीं दिखाने वाला। सो क्लियर कट, दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर सेल, नॉट अ पार्ट ऑफ असेसेबल वैल्यू। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स विशाखापट्टनम पोर्ट, मतलब विशाखापट्टनम एरिया वर्सेस अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या, मैं हूं अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक है सेलर, लेट्स से आउट ऑफ इंडिया है, जो भी है, हम दोनों ने डील किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। जो प्रोडक्ट था वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। प्रोडक्ट क्या था? बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था।
शिपमेंट डिले हो गया 1-1.5 महीने से, ठीक है। उस 1-1.5 महीने में प्राइसेस जो थे इंटरनेशनल मार्केट के काफी ज्यादा बढ़ गए, बट सेलर बहुत अच्छा था। सेलर ने बोला कोई बात नहीं, शिपमेंट डिले हुआ है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉट एवर द प्राइस वी हैव डिसाइडेड, मैं उसी के ऊपर आपको सप्लाई करूंगा, आप मुझे उतना ही पेमेंट देना। लेकिन ये बात साहब डिपार्टमेंट को हजम नहीं हुई। डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि नहीं 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 नहीं, हेलो हेलो भाई साहब, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस बढ़ चुके हैं, हम असेसेबल वैल्यू जो लेंगे वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस के हिसाब से लेंगे। हाउ इज इट फेयर? सेलर और बायर आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ कोल्यूजन, रिलेटेड वगैरह नहीं है। रिलेटेड होते तो रूल 3 लगाते और ट्रांजैक्शन प्राइस को रिजेक्ट करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सेलर ने अगर मुझे ओरिजिनल प्राइसेस पे सेल किया है, देन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस आर, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द रेलेवेंट प्राइस एंड इट विल बी माय असेसेबल वैल्यू ऑन व्हिच आई एम गोइंग टू पे माय इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये बात भी लिखना जरूरी है। नो एलिगेशन दैट सप्लायर एंड इंपोर्टर वर इन कोल्यूजन। अगर ऐसा कोई एलिगेशन होता तो मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट करता। ठीक, चलो। हैदराबाद इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आप एक इंपॉर्टेंट मान सकते हो। कैनलाइजिंग एजेंट का सवाल कई बच्चों को क्वेरी आ जाता है, सर कैनलाइजिंग एजेंट होता क्या है? सिंपल सी बात सुनो, कैनलाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो बाहर से गुड्स खरीदता है अपने बलबूते पे, मतलब ऑन हिज ओन अकाउंट, और उसके बाद वो मुझे बेच देता है। तो वो मेरा एजेंट नहीं है, वो नॉर्मल मेरे लिए तो एक सेलर ही है। वो हाई सीज में ही ट्रांजैक्शन कर देता है, मतलब मंगवाए गुड्स और हाई सीज के अंदर जब वो होते हैं तभी मुझे सेल कर देता है। So if I'm paying any kind of commission or service fee to the canalizing agent, is it a buying commission? Answer is no. Is he representing me exclusively? Answer is no. He's a canalizing agent. Agent सुनते ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है काम क्या कर रहा है। तो कैनलाइजिंग एजेंट ने बाहर से गुड्स खरीदे, मुझे यहाँ पे बेच दिए, तो मेरे लिए तो वो नॉर्मल सेलर जैसा ही हो गया ना भाई। तो मैं उसको जो भी कमीशन दूंगा वो असेसेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा। ट्रू एंड फॉल्स का सवाल आया था पास्ट टेस्ट पेपर में, ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा जी, चलो। So this cannot be termed as buying commission. Buying commission कभी भी part of assessable value नहीं होता है। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सीसी, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ था। फॉरेन सप्लायर ने कुछ इंस्पेक्शन करवाई है, ठीक है। फॉरेन सप्लायर मतलब वेंडर, एक्सपोर्टर, मैं हूं इंपोर्टर, उसने कुछ इंस्पेक्शन करवाई। दैट इंस्पेक्शन वाज कैरिड आउट ऑन हिज ओन अकाउंट, इट वाज नोवेयर रिटन इन द एग्रीमेंट। उसने अपने मन मर्जी के लिए कहा कि भैया नहीं, मैं इंडिया में जो बेचने वाला हूं मुझे उसका इंस्पेक्शन कराना है। विल दैट इंस्पेक्शन कॉस्ट और चार्जेस बी अ पार्ट ऑफ असेसेबल वैल्यू? आंसर इज नो। Why? It is not a part of agreement. He did that on his own account. Read quickly. Charges of vendor inspection carried out by the foreign supplier on his own. अपने मन मर्जी से, not required to make goods ready for shipment. उनका मेरे गुड्स को रेडी करने के लिए कोई भी मतलब नहीं था, वो उसके बिना भी रेडी थे। Not included in the assessable value. ठीक है, बात क्लियर? अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 3, वहां पे क्या बात लिखी गई है? कस्टडियन को पिलफरेज जो होता है उसका कस्टम ड्यूटी जो हम इंपोर्टर को माफ कर देते हैं, बट कस्टडियन को पे करना पड़ता है। बट केस लॉ के अंदर ये बात आई कि ये कौन से कस्टडियन है जिनको पे करना है? प्राइवेट कस्टडियन, ठीक है। जो मेजर पोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, उनके जो कस्टडियन होते हैं विच आर अंडर बेसिकली द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, वो ये अमाउंट नहीं पे करने वाले। तो आपको क्या लर्न करना है? 45(3) जो बात करता है लायबिलिटी टू पे ड्यूटी ऑफ पिलफर्ड गुड्स, इट अप्लाइज टू प्राइवेट कस्टडियंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। इनका अप्रूवल किसके अंदर होता है? इनका अप्रूवल होता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कस्टम्स एक्ट के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या लर्न करना है? प्राइवेट कस्टडियन पे ये लगेगा, बट मेजर पोर्ट्स जो होते हैं, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो होते हैं, उनके जो कस्टडियन मतलब पब्लिक कस्टडियंस जो होते हैं, उनके ऊपर ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ पिलफर्ड रिलेटेड ड्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिभा प्रोसेसर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट तभी लगेगा जब ड्यूटी पेबल रहेगी। अगर कोई ड्यूटी पेबल नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं लग सकता। इंटरेस्ट इज कॉम्पेंसेटरी नेचर। कॉम्पेंसेटरी मतलब ड्यूटी का अमाउंट लेट आया तो वो जो टाइम का नुकसान होता है ना कि भैया तुमने लेट पे किया, उसकी भरपाई करने के लिए इंटरेस्ट होता है। तो अगर ओरिजिनल ड्यूटी ही पेबल नहीं है तो फिर किस चीज को कंपेंसेट कर रहे हो? तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट। बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस बेको लॉरी लिमिटेड। इसमें देखो क्या हुआ था, मैंने वेयरहाउस गुड्स थे, वेयरहाउस गुड्स को मैंने निकाला, मैंने ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन निकाला, ले लिया, मैंने ड्यूटी की पेमेंट कर दी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं अभी गुड्स जो है वो डिलीवरी नहीं ले पा रहा, मेरे पास मे भी जगह नहीं है, वॉट एवर द रीजन में भी। मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट को बोल के परमिशन लिया कि भैया गुड्स तो क्लियर हो चुके हैं, मेरे को 2-4 दिन 10 दिन वेयरहाउस के अंदर ही पड़े रहने दो ना। तो प्रॉपर अप्रूवल लिया है मैंने, इलीगली नहीं रखे, ठीक है। उन 10 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ, ड्यूटी बढ़ गई। डिपार्टमेंट ने बोला 10 दिन में जो आप एक्चुअल में गुड्स लेके जा रहे हो ना, उस दिन ड्यूटी बढ़ गई है। डिपार्टमेंट कह रहा है पैसा दो एक्सेस ड्यूटी का। तो एसएससी ने क्या बोला, वेयरहाउस गुड्स का क्लियरेंस कब हो चुका है? जब मैंने ओरिजिनल
मैंने जब गुड्स निकाल लिए थे एंड आई हैड फाइल्ड माय बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और मैं ड्यूटी की पेमेंट भी कर चुका हूं। अभी जो मैंने एक्स्ट्रा 10 दिन रखा वो परमिशन लेके रखा, वो वेयरहाउस गुड्स नहीं थे। आई एम रिपीटिंग, जो मैंने दोबारा गुड्स आपके अंदर आपके वेयरहाउस के अंदर रखे विद परमिशन, दे आर नॉट वेयरहाउस गुड्स, दे आर नॉट वेयरहाउस गुड्स। देन हाउ कैन यू डिमांड ड्यूटी? क्लियरेंस तो हो चुका है, क्लियरेंस तो हो चुका है, मैंने सिर्फ इसका फिजिकल पोजीशन आपके वेयरहाउस में रखा था। गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट ने मतलब लॉ कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक, वेयरहाउस गुड्स नहीं है ये, और जब वेयरहाउस गुड्स नहीं है तो आप इसके ऊपर एक्सेस ड्यूटी डिमांड नहीं कर सकते। तो इंपोर्टर इस केस में कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करने वाला, ओरिजिनल जो उसने पे किया था वही चलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के ऊपर ये केस लॉ था, 9 मेंबर्स का बेंच था इसके अंदर। ये जो था वो एक्साइज के टाइम था, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ सब जगह लगेगा। दैट इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कुछ बातें आई। अनजस्ट एनरिचमेंट, अब ये बेसिकली क्या है ना, अनजस्ट एनरिचमेंट आपको कंसेप्ट तो पता होगा, उसके बारे में ये केस लॉ था एक्साइज लॉ के अंदर, बट दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। व्हाई? बिकॉज दिस कंसेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इन एवरी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इनहेरेंट नेचर एंड इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इन इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन इज पास्ड। तो उन्होंने क्या क्या इसके अंदर ले डाउन किया? अनजस्ट एनरिचमेंट थ्योरी इज वैलिड एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं बोल सकते कि ये वैलिड नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। होता क्या है इसके अंदर कि अगर द पर्सन, बिजनेसमैन जो होती है, कंपनी जो होती है, उसके ऊपर ये अजम्पशन डाली जाती है कि दे हैव पास द ड्यूटी टू द फाइनल बायर। फाइनल बायर जो अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उसको हम कहां डालते हैं उस ड्यूटी को, मतलब उसका जो रिफंड है वो कहां डालते हैं? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। अगर पर्सन आइडेंटिफाइबल है तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। Section 27 which talks about refund, it is a self-contained code for the purpose of refund. Civil suits और writ petitions cannot be resorted to, मतलब आप सिविल कोर्ट के पास writ petition वगैरह नहीं डाल सकते unless this section number 27 is struck down as constitutional। मतलब लॉ के अंदर सेक्शन 27 है तो उसी का यूज करो। आप लॉ, आप कोर्ट्स के पास मत जाओ, आप रिट पिटिशंस वगैरह मत फाइल करो, लॉ के अंदर सेक्शन 27 के हिसाब से डील करो। Whatever duty is collected, you have to pay to the government। ये तीन बातें आपको हल्की सी ध्यान रखनी है, अगर पेपर में आया तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस इट इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट। एसआरएफ लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स चेन्नई, क्या क्या हुआ था इसमें देखो। इसमें जो है कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करे गए थे और असेसी ने क्या बोला, असेसी का बेसिकली इसके अंदर पॉइंट था कि जब कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करे जाते हैं तो कैपिटल गुड्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, वो डायरेक्टली उसका पार्ट नहीं बनते, वो यूज किए जाते हैं साइड से, इनडायरेक्ट यूज होता है, इनडायरेक्ट यूज। तो असेसी ने बोला कि कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। डिपार्टमेंट ने बोला और कोर्ट ने बोला कि ये आप गलत कह रहे हो साहब, कैपिटल गुड्स के अंदर भी डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल है। तो अगर कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में भी ड्यूटी की रिफंड देने की बात आती है, वी विल अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, मीनिंग विच इफ बायर इज नॉट आइडेंटिफाइबल वी विल क्रेडिट द अमाउंट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। आई होप आई एम क्लियर, चीजें समझ में आ रही है। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स एज वेल, बट अब इस कंपनी ने क्या बोला, इस कंपनी को तो पैसा चाहिए था, कंपनी चाह रही है कि डॉक्ट्राइन ना लगे ताकि रिफंड मेरे को मिले। अगर डॉक्ट्राइन लग गया तो माना जाएगा इसने इंसिडेंस पास कर दिया है, तो कंपनी कह रही है नहीं 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 नहीं, कैपिटल गुड्स तो डायरेक्टली यूज ही नहीं होते ना सर, नहीं, कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली तो यूज होते हैं ना। तो कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर कहीं पे भी कोई ड्यूटी का इंसिडेंस है वो कैसे पास किया जाएगा? दैट इंसिडेंस एंड दैट ड्यूटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स, और कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स पे उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो, अच्छा एक और चीज, इस कंपनी ने क्या बोला कि सर ये जो हमने इंपोर्ट किया ना कैपिटल गुड्स जिसके ड्यूटी के ऊपर विवाद चल रहा है, द इशू इज विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूटी पेड एंड द रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, उससे पहले का प्राइस और उसके बाद का प्राइस सेम है, तो इसका मतलब हमने इंसिडेंस पास ही नहीं किया। कंपनी कहती है लेट्स से प्री इंस्टॉलेशन हम 10 रुपए का बेचते थे, पोस्ट इंस्टॉलेशन में हम 10 रुपए का बेच रहे, तो इसका मतलब हमने तो इंसिडेंस पास ही नहीं किया, नहीं तो प्राइस बढ़ जाता। लॉ ने कहा, कोर्ट ने बोला दिस इज रॉन्ग, जस्ट बिकॉज योर प्राइस इज सेम प्री एंड पोस्ट, this is not an inevitable conclusion that your incidence has not been passed. Price can remain same due to lot of reasons। पता चले आपका कोई और कॉस्ट कम हो गया, मतलब लेट्स से आपका 3 रुपए का इंसिडेंस पास हुआ लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट 3 से कम हो गई, तो ये कंपेंसेट कर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना भाई। तो देखो, प्राइस इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, बट दिस इज नॉट एन इनएविटेबल कंक्लूजन दैट ड्यूटी बर्डन हैज नॉट बीन पास्ड। आप ये नहीं बोल सकते ड्यूटी पास नहीं हुई। यूनिफॉर्मिटी कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस। ड्यूटी इंसिडेंस कैन बी पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एक तो रॉ मटेरियल आया डायरेक्ट लग गया, कैपिटल गुड्स का क्या होगा, इनडायरेक्ट यूज किया जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्टली उसकी कॉस्ट शीट में इंपैक्ट आएगा।
In case of capital goods, the duty will go into the costing of the goods manufactured and sold. This is okay. प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5वां स्टार है, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ प्रोविजनल असेसमेंट करवाई थी अपनी ड्यूटी की, ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट की फाइनल असेसमेंट होती है, तो फाइनल असेसमेंट हुई। फाइनल असेसमेंट के टाइम आई वाज आस्क्ड टू पे लेट्स से 1 लाख रुपीज। मैंने 1 लाख रुपीज को कंटेस्ट नहीं किया, आई डिड नॉट कंटेस्ट इट, आई पेड, मैंने पे कर दिया। 6 महीने बाद मैंने बोला, एक रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ मैंने ऐसे लेके आया कि भैया ये जो तुमने इसका फाइनलाइजेशन किया है वो गलत है, तो मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप ये बोलते हो ना कि आपका जो फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट हुआ है वो गलत है या देयर इज सम एरर, और जब आप इसको डिस्प्यूट पे लेके आते हो, तो इस केसेस में ना आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है इसका अपील। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफंड एंड अपील, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो ना कि आपने वो रिपोर्ट, आपकी जो रिपोर्ट में इशू है आपका, यू आर कंटेस्टिंग द ऑर्डर, यू आर कंटेस्टिंग द ऑर्डर। रिफंड का केस क्या होता है, आपने पेमेंट किया, नहीं करना था, आपने रिफंड क्लेम कर लिया। आप कोई ऑर्डर रिफ्यूट कर रहे हो, आप बोल रहे हो ऑर्डर गलत है, आप ऑर्डर को कंटेस्ट कर रहे हो, तो आपको अपील फाइल करना चाहिए था। अब गेम देखो कहां बदलती है। जो आपका रिफंड है वो 1 ईयर तक पॉसिबल है, अपील जो है वो 60 डेज में जानी चाहिए कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास। तो इस केस में इन असेसी को क्या पता चल गया था कि सर अपील का टाइम लिमिट जा चुका है, तो उन्होंने बोला हम रिफंड क्लेम कर लेते हैं और बोल देंगे कि भैया ऐसा ऐसा गलत है, नो। तो प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज में एक लाइन लिखी गई, रिफंड एप्लीकेशन कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर अपील। क्या बोला मैंने, ये आपको पेपर में लिखना है, रिफंड एप्लीकेशन कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर अपील। अपील का टाइम लिमिट जा चुका है तो आप उसको रिफंड के थ्रू नहीं जा सकते। इसका मतलब यू कैन नॉट डू अ बैकडोर एंट्री। बैकडोर एंट्री मतलब अपील के दरवाजे खत्म हो गए, रिफंड के नाम से एंट्री ले रहे हो, नो, बैकडोर एंट्री इज नॉट अलाउड, हेंस इन दिस केस द एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज वाला, प्रतिभा प्रोसेसर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, कस्टोडियन वाला, गिरा एंटरप्राइजेस और गार्डन सिल्क मिल्स, ये मेरे सबसे ऐसे 5 केस लॉज है जो आपको टाइम ना मिले तो एटलीस्ट आपको 5 करके जाने हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे एक केस लॉ को लर्न करने में, जितना मैंने दिया उतना, ठीक है। तो प्लीज स्पेयर 10 मिनट्स एंड डू दीज 5 लॉज। टाइम है तो ऑब्वियसली 17 करने, 17 मैंने इंपॉर्टेंट वाले उठाए, 10-15 और केस लॉज होंगे जो इतने रेलिवेंट नहीं है, आ सकते हैं लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट में जो दिए हुए हैं आपके बुक में, तो वो हम छोड़ ही रहे हैं, ठीक है। सो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कवरेज था। आई रियली होप दिस वाज यूजफुल। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।